गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अरुण कुमार और आज जिस टॉपिक का डिस्कशन मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है हमारे पास में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यानी कि हम यहाँ पर आज ये समझेंगे कि पार्शियल प्रेशर का क्या मीनिंग होता है और इसके साथ साथ पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि डिफ्यूजन का क्या मीनिंग होता है और डिफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के आपसे पूछे जाते हैं। तो बेसिकली दो टॉपिक आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। एक है हमारे पास में डिफ्यूजन और एक है हमारे पास में पार्शियल प्रेशर। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि पार्शियल प्रेशर के क्वेश्चंस आप लोग कैसे करेंगे, पार्शियल प्रेशर का मीनिंग क्या होता है और अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो उसको सोल्व करने की ट्रिक्स क्या रहेंगी। आज इसको यहाँ पर डिटेल में हम लोग समझते हुए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ और वो ये है कि हमें यहाँ पर ये समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि पार्शियल प्रेशर का क्या मीनिंग होता है। तो ये समझने के लिए कि पार्शियल प्रेशर का क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किस सिचुएशन में हम इस टॉपिक को अप्लाई करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास में यहां पर एक कंटेनर है, एक कंटेनर मैंने यहां पर कंसीडर किया, एक और कंटेनर मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं। ये दो कंटेनर मैंने ले लिए और इस कंडीशन में यहां पर एक फाइनल कंटेनर मेरे पास है। जरा देखिए, मैं आपको यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर जो गैस का प्रेशर है वो मैंने मान लिया P1 है, इस कंटेनर के अंदर जो गैस का प्रेशर है ये मैंने मान लिया कि P2 है, और इसके साथ साथ जो और कुछ बातें यहां पर दी गई हैं उनको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास में नंबर ऑफ मोल N1 है और यहां पर हमारे पास में नंबर ऑफ मोल N2 है। गुड इवनिंग सार्थक जी, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और अगर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आप मैसेज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं यहां पर बात करूं तो मेरे पास में यहां पर एक कंटेनर लिया, मैंने सेकंड कंटेनर लिया और दोनों कंटेनर को हमने यहां पर अलग अलग लिया है और हम यहां पर ये करने जा रहे हैं कि जब हमारे पास में इस तरह से दो कंटेनर हो तो इसकी गैस और इसी गैस को मिलाकर के एक ही कंटेनर के अंदर हम करेंगे। तो जो हमारे पास में ये कंटेनर है इसके अंदर N1 प्लस N2 टोटल मोल इतने हो जाएंगे। इस कंडीशन में देखिए क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने और सुनने को मिलेंगी। मैं मान लेता हूं कि यहां पर हमारे पास में वॉल्यूम, यहां पर हमारे पास में वॉल्यूम और यहां पर वॉल्यूम बिल्कुल सिमिलर है और जो टेम्परेचर है हमारे पास में वो टेम्परेचर भी इन तीनों केसेस में आइडेंटिकल है। तो देखिए आपने क्या क्या चीजें यहां पर देखी हैं, क्या क्या चीजें आप समझ रहे हो बेटा। ये दो कंटेनर है, इन दोनों कंटेनर की गैस आपने एक ही कंटेनर के अंदर कर दी है। नंबर ऑफ मोल्स इस कंटेनर के अंदर मैंने N1 मान लिए हैं, इस कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स मैंने N2 मान लिए हैं और दोनों को मिलाकर के हमने एक ही कंटेनर के अंदर यहां पर फिलअप कर दिया है। जो हमारे पास में ये कंटेनर है, इस कंटेनर में अब टोटल प्रेशर क्या होगा ये हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर हम इन गैस को इस तरीके से मिलाकर कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो यहां पर टोटल प्रेशर आएगा वो क्या होगा। तो मैंने अभी तक यहां पर क्या बताया है वो देखिए। मैंने कहा है बेटा कि हमारे पास में यहां पर P1 प्रेशर है, यहां पर P2 प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल्स N1 मान लिए, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स N2 मान लिए हैं, और इसके साथ साथ जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो इन तीनों कंटेनर का मैंने आइडेंटिकल माना है। तो इस केस में यहां पर जो देखने को मिलता है वो ये है कि अगर आप इस कंटेनर का प्रेशर चेक करना चाहते हैं तो P दैट इज इक्वल टू होता है P1 प्लस P2, और जो ये लॉ है, जो ये नियम है
इसी को कहा जाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसी को ही कहा जाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है बेटा, समझो, इसका मतलब होता है कि अगर 2 कंटेनर अलग अलग हैं या 3 कंटेनर अलग अलग हैं, उनके अंदर गैसेस भरी हुई हैं और उसके बाद में हम उन गैसेस को एक ही कंटेनर के अंदर ला करके मिक्सअप कर देते हैं, तो उस कंडीशन में अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर नहीं बदला है, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर वहां पर नहीं बदला है, तो उस कंडीशन में यहां पर टोटल प्रेशर इंडिविजुअल जो यहां पर प्रेशर थे उनके सम के बराबर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। और जो यहां पर ये रिलेशन हमने लिखी है इसको कहा जाता है डाल्टन्स लॉ। ये हमारे पास होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेकिन अब हमें यहां से थोड़ा सा आगे और कुछ समझना है, और बातें भी हमें समझनी है। उसको देखिए क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास में यहां पर एक कंटेनर है, अब थोड़ा सा अलग वे में हम जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास में यहां पर एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर यहां पर हमारे पास 2 गैसें भरी हुई हैं। एक के नंबर ऑफ मोल्स N1 है और दूसरी गैस के नंबर ऑफ मोल्स N2 के बराबर है। अगर मान लीजिए एक कंटेनर मेरे पास में यहां पर है और जो कंटेनर मेरे पास में है उसके अंदर सपोज दैट 2 गैसेस भरी हुई हैं और जो 2 गैस भरी हुई हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स यहां पर मैंने दे दी है N1 एंड N2। अब देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं जो गैस ए है उसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं, गैस 1 का मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं। मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, देखो बेटा, वो होता है N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो एक गैस का मोल फ्रैक्शन मैंने फाइंड आउट किया और वो है N1 अपॉन N1 प्लस N2। सेम इस ही टाइप से अगर मैं सेकंड गैस का भी मोल फ्रैक्शन यहां पर फाइंड आउट करना चाहूं तो X2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये सेकंड गैस का मोल फ्रैक्शन है। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर हम मोल फ्रैक्शन का सम करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन बने, कोई भी मिक्सचर बने, कोई भी सॉल्यूशन बने या कोई भी मिक्सचर बने, लेकिन अगर हम मोल फ्रैक्शन का सम करते हैं, मोल फ्रैक्शन का अगर हम सम करते हैं तो वो 1 के बराबर आता है ऑलवेज। तो यहां पर 2 गैस मैंने ली, एक गैस हमारे पास में 1 है और एक गैस 2 है। एक गैस के नंबर ऑफ मोल मैंने N1 मान लिए, दूसरी गैस के मोल्स मैंने N2 मान लिए। उसके बाद में मैंने यहां पर कहा है आपसे बेटा कि जो X1 है दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस, X2 दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस। उसके बाद जो मोल फ्रैक्शन है वो आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएंगे। अगर मान लीजिए यहां पर मैं X1 और X2 को ऐड कर दूं तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, ये 1 के इक्वल आएगा। अब देखिए, एक छोटी सी बात यहां पर हम करेंगे। अगर इस तरह से आपके पास में एक मिक्सचर बन जाए और 2 गैसेज वहां पर प्रेजेंट हो, तो देखिए ये बात बिल्कुल पक्का है कि जो मिक्सचर होगा उसका अपना एक टोटल प्रेशर होगा। तो मैं यहाँ पर जो मिक्सचर है उसका टोटल प्रेशर मान लेता हूँ कि वो हमारे पास में P है। इट इज द टोटल प्रेशर। जो हमारे पास में यहाँ पर गैसेस मिक्सचर है उसका टोटल प्रेशर जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास में यहाँ पर P के इक्वल है। लेकिन देखिए, आप एक बात समझिए बेटा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। एक्चुअल में क्या होगा कि गैस 1 की वजह से भी यहां पर प्रेशर होगा और गैस 2 की वजह से भी यहां पर प्रेशर होगा। तो गैस 1 की वजह से जो प्रेशर होगा उसको कहा जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1। गैस 1 की वजह से जो भी प्रेशर यहां पर होगा उसको कहा जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1। सेम उसी तरह से जो हमारे पास में गैस 2 की वजह से यहां पर प्रेशर होगा उसको कहा जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब हुआ कि जब आप एक मिक्सचर तैयार करते हैं, तो जो इंडिविजुअल गैस वहां पर प्रेजेंट है वो कितना कितना प्रेशर अप्लाई कर रही हैं और टोटल प्रेशर यहां पर P के बराबर है। तो देखिए बेटा, मैं आपको एक बात यहां पर बता दूं
कि जो हमारे पास में यहाँ पर टोटल प्रेशर है, जो हमारे पास में यहाँ पर टोटल प्रेशर है, ये ऑलवेज जो पार्शियल प्रेशर होते हैं, जो हमारे पास में P1 एंड P2 होते हैं, ये ऑलवेज इनके सम के इक्वल होता है, ये ऑलवेज इनके सम के बराबर होता है। तो टोटल प्रेशर दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, इसके बराबर होता है। दूसरी बात यहां पर एक और भी है, और वो ये है, देखो बेटा ध्यान से समझेंगे आप। जैसे आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है गैस 1 का, पार्शियल प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है गैस 1 का, तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालने का जो मेथड होता है, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालने का जो मेथड होता है वो बिल्कुल डायरेक्ट होता है, और उसका तरीका ये होता है कि उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कर दीजिए। अगर आप किसी भी गैस का गैसियस मिक्सचर में किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कर दीजिए। यानी कि अगर आप पार्शियल प्रेशर 1 नंबर की गैस का यहां पर निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब होगा यहां पर x1 और इनटू यहां पर आपको करना होगा टोटल प्रेशर, यानी कि एक फॉर्मूला हमारे पास में यहां पर ये बन गया, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। अगर आप चाहते हैं कि जो सेकंड गैस है हमारे पास में उसका पार्शियल प्रेशर यानी कि जो P2 है वो निकाला जाए, तो आप उसका भी रिलेशनशिप ऐसे ही सोचेंगे। और क्या बनेगा बेटा, देखिए एक बार यहां पर बताता हूं, P2 दैट इज इक्वल टू यहां पर होगा हमारे पास में x2 इंटू टोटल प्रेशर। तो इस मेथड की हेल्प से आप पार्शियल प्रेशर सेकंड गैस का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि आप पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए और अब इस पर थोड़े छोटे बड़े क्वेश्चन करके ये समझते हैं कि न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से कैसे बनेंगे। चलिए तो देखते हैं, इस टॉपिक को और क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास में यहाँ पर 4 ग्राम CH4 है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 ग्राम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। मान लीजिए ये कहा गया है कि हमने एक मिक्सचर तैयार किया बेटा, और जो मिक्सचर हमने तैयार किया वो 4 ग्राम उसमें मीथेन है और 1 ग्राम उसमें हाइड्रोजन है। अब आपसे ये पूछा गया कि अगर इसका टोटल प्रेशर, पहले मैं एक काम कर लेता हूं, यहां पे कहता हूं कि ये जो हमारे पास में मिक्सचर है, देखिए समझ लीजिए, ये जो हमारे पास में मिक्सचर है ये NTP पर है, ये मिक्सचर NTP पर या STP पर है, ठीक। तो ये जो हमने मिक्सचर रखा है ये मिक्सचर हमारे पास में STP पर है। अब आपसे क्या क्या पूछा गया, वह आपसे ये पूछा गया कि एक तो ये बताओ कि यहां पर हमारे पास टोटल प्रेशर कितना है, दूसरा ये पूछा गया कि पार्शियल प्रेशर इस CH4 का कितना आएगा, एक आपसे ये पूछा जा रहा है कि पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन गैस का कितना आएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। मैंने यहां पर कहा है 4 ग्राम CH4 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस को मिक्स कर दिया, हमने एक कंटेनर के अंदर मिक्स कर दिया, और टोटल प्रेशर कितना है ये बताना है। अब आपको STP पर है, और पार्शियल प्रेशर CH4 का कितना है ये बताना है, और पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन गैस का कितना आएगा ये आपको बताना है। तो एक बार सॉल्व करिए, चेक करिए कि आप लोगों के आंसर क्या आते हैं। कॉन्सेप्ट यही जो समझाए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को और सही आंसर बताएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो आपको कैसे करना होगा उसका मेथड मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए बेटा, सबसे पहली बात यह है कि आपको यहां पर फॉर्मूला लगाना है PV दैट इज इक्वल टू nRT। सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके सबसे पहले हम यहां पर टोटल प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे। टोटल प्रेशर कितना आएगा सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। तो देखिए बेटा कैसे देखेंगे, जो हमारे पास प्रेशर है वो हमें निकालना है, और इस केस में ओके एक चीज रह गई थी, यहां पर जो प्रेशर है वो प्रेशर तो आपको मालूम ही है क्योंकि यहां पे STP दे रखा है। तो इस केस में जो प्रेशर है वो तो मालूम ही है, दैट विल बी 1 एटमॉस्फेयर। तो यहां पर जो हमारे पास में प्रेशर है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, वो तो इसमें मालूम ही है, ठीक। इसलिए यहां पर हम एक क्वांटिटी वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं। तो एक क्वांटिटी हमें मालूम है यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम भी हम निकाल लेंगे।
तो जो वॉल्यूम है वो हमें यहाँ पर चेक कर लेना है। अभी नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैं दोनों के नंबर ऑफ मोल को ऐड कर लूंगा यहाँ पर। तो 4 डिवाइडेड बाई CH4 का मोलिकुलर मास, ठीक। तो इस केस में जो CH4 है उसका मोलिकुलर मास यानी कि 12 प्लस 4 यानी कि इट विल बी 16। तो यहां पर आपने 16 कर दिया प्लस 1 अपॉन हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 2 होता है और यहां पर आप रख देंगे R यानी कि 0.0821 रख दिया आपने। और इसके साथ साथ टेम्परेचर इस टाइम पर हमारे पास हो जाएगा 273 केल्विन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो जो वॉल्यूम है हमारे पास वो तो देखिए यहां से सोल्व होकर के इसको पूरे को सोल्व करके यहां से वॉल्यूम फाइंड आउट होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये हमें मालूम है चूंकि एसटीपी दिया गया है तो हमें मालूम है कि जो टोटल प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है। तो इसका मतलब पी हमें मालूम हो गया, वो है हमारे पास में 1 एटमॉस्फेयर। अब हमें जो फाइंड आउट करना है बेटा देखो समझ लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4। तो अगर हम CH4 का पार्शियल प्रेशर यहां पर चेक करना चाहते हैं, अगर CH4 का पार्शियल प्रेशर हमें निकालना है तो ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4, मोल फ्रैक्शन CH4 का कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में CH4 तो 4/16, 4/16 दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाई 4/16 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 इनटू जो टोटल प्रेशर है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, वो दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर। तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप आराम से निकाल सकते हैं कि इस केस में पार्शियल प्रेशर CH4 का कितना आएगा। दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर आप पार्शियल प्रेशर यहां पर हाइड्रोजन का निकालना चाहते हैं तो फिर आपको हाइड्रोजन का ही मोल फ्रैक्शन रिक्वायर्ड है, हाइड्रोजन का ही मोल फ्रैक्शन यहां पर रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास जो आएगा ये आएगा 1/2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 4/16 और इनटू यहां पर आप कर देंगे 1 एटमॉस्फेयर। इसकी हेल्प से आप पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए एक तो इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे, जैसे कि मैंने अभी यहां पर लिखा है इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हैं। चेक कर लिए एक बार। हम बात कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर, हम बात कर रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, हमें उनको समझना है। और बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूले यहां पर अप्लाई किए हैं, कोई एडवांस फॉर्मूला नहीं। और हमारे पास में है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होगा, बिल्कुल सीधा सीधा। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे बता देंगे। ओके, वॉल्यूम भी आपने बता दिया है 16.8 लीटर। तो वॉल्यूम का आंसर जैसा कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं और वो यहां पर आ रहा है 16.8 लीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको कैलकुलेट कर लिए हैं, सभी ने इसको कैलकुलेट कर लिया होगा। अगर आप मेरी वीडियो को देखें और वीडियो को देखने में आपको कहीं पर किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट आए तो नो डाउट आप मेरे से अभी भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर बाद में कोई वीडियो देखे और उसके बाद में आपको कोई डाउट आए तो मैं यहां पर नंबर लिख रहा हूं 9654107374। आप इस नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके अपनी डाउट को या अपनी प्रॉब्लम को रजिस्टर करवा सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए, ये मैंने आपको समझाया। इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर मैं आपको और समझाऊंगा। देखिए वो क्या है। एक्चुअल में हम यहां पर बात करते हैं डाइविंग गैस की। डाइविंग गैस का मतलब होता है एक ऐसी गैस जो कि हमें जिंदा रखती है। तो जो डाइविंग गैस है उसका मतलब होता है ऑक्सीजन। तो मैं यहां पर एक छोटा सा केस लूंगा और उसको यहां पर समझाऊंगा ताकि आपको डाल्टन्स लॉ और अच्छे से समझ में आ जाए,
तो मैं एक और केस यहां पर कंसिडर करूंगा। देखो बेटा क्या है, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से। एक्चुअल में जो सी डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र के अंदर सी डाइवर्स होते हैं, जब वो नीचे की तरफ को जाते हैं तो उस केस में प्रेशर बढ़ता हुआ चला जाता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी जगह पर जो टोटल प्रेशर है वो 8.38 मान लीजिए इतने एटमॉस्फेयर है। तो समुद्र में गहराई पर कोई एक जगह है जहां पर हमारे पास में जो टोटल प्रेशर है वो 8.38 एटमॉस्फेयर है। अब आपसे यहां पर यह कहा गया है ये टोटल प्रेशर है जिसमें ऑक्सीजन भी मिली हुई होगी और नाइट्रोजन भी मिली हुई होगी। तो एक सी डाइवर है वो हवा को लेकर के नीचे पहुंच गया, तो उस कंडीशन में नीचे जाएंगे तो जो हमारे पास में हवा है यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है वो नीचे जाकर के जब टोटल प्रेशर है वो बढ़ जाता है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन भी करवाया था आप लोग बॉयल्स लॉ में। तो जब प्रेशर बढ़ा तो वो प्रेशर हो गया हमारे पास में 8.38 एटमॉस्फेयर। याद रखिएगा कि अगर आप समुद्र में 200 से 300 फीट की गहराई पर चले जाएं तो उस कंडीशन में आपको लगभग इतना प्रेशर मिलेगा। तो अगर आप समुद्र में 200 से 300 फीट की गहराई पर चले जाते हैं तो उस कंडीशन में प्रेशर लगभग इतना मिलेगा। ठीक, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें सीधी सी बात है कि आप HDG या एच रोजी बिल्कुल बॉयल्स लॉ की तरह से अप्लाई करके निकाल सकते हैं कि कितना प्रेशर आएगा। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर है, जो ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर है वो हमें वहां पर भी उतना ही मिलना चाहिए जितना कि इस समय पर यहां पर है। समझिए मैंने क्या बोला है। अगर आपसे कोई ये पूछे ये बताओ बेटा कि हम जो इस टाइम पर सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन गैस का कितना पार्शियल प्रेशर यूज कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इज टोटल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर में से 0.21 एटमॉस्फेयर, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, 0.21 एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन का प्रेशर होता है। क्योंकि आप ये जानते हो कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21% होती है, यानी कि ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन 0.21 आ गया। तो जितना उसका मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर 1 के बराबर, तो पार्शियल प्रेशर निकल गया ऑक्सीजन का और वो आ गया आपके पास में 0.21 एटमॉस्फेयर। देखिए कितना सीधे क्वेश्चन कर दिया मैंने और आप लोग समझ गए होंगे। टोटल प्रेशर एटमॉस्फेयर का 1 एटमॉस्फेयर होता है और ऑक्सीजन उसके अंदर 21% है, तो 0.21 हो गया ना मोल फ्रैक्शन। तो इस कंडीशन में मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आ गया। तो हम ये चाहते हैं कि समुद्र की गहराई पर भी आपको ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर वो 0.21 इतने एटमॉस्फेयर मिले, ये आप चाहते हैं। तो बताओ इस केस में ऑक्सीजन का मोल परसेंट क्या होगा। इस केस में ऑक्सीजन का मोल परसेंट पूछा गया है, मोल परसेंट ऑफ O2 ये आपसे पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बताएंगे। टोटल प्रेशर मेरे पास में 8.38 एटमॉस्फेयर है। यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मैं 0.21 एटमॉस्फेयर चाहता हूं और मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। ट्राई। चलिए देखते हैं बेटा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सीधी सी बात है कि जो हमारे पास में यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है दैट इज इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 और इनटू यहां पर आ जाएगा टोटल प्रेशर। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की अगर मैं बात करता हूं तो ये यहां पर दे रखा है 0.21 एंड दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा और इनटू ये मेरे पास में आ रहा है 8.38। ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दिया। इसको अगर हम सोल्व करके देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी, ये आ जाएगा XO2 दैट इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 0.21 डिवाइडेड बाई 8.38। ये आएगा हमारे पास में मोल फ्रैक्शन। तो इधर देखिए ये वैल्यू कितनी आती है, एक बार चेक कर लीजिए ये वैल्यू कितनी आती है। इसको हम एक बार देख लेते हैं।
तो यहां पर हमारे पास में है बेटा 0.21 डिवाइडेड बाई मैंने कर दिया है 8.38। तो आंसर जो हमारे पास में आ रहा है वो आ रहा है 0.025। हमारे पास में आंसर आ रहा है इतना। तो इट इज द मोल फ्रैक्शन, इट इज द मोल फ्रैक्शन। लेकिन याद देखिए क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया था वो पूछा गया था मोल परसेंट। क्वेश्चन के अंदर मोल परसेंट पूछा गया था। अगर आपको कभी भी मोल फ्रैक्शन को मोल परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो मतलब समझ लो क्या है भाई, 1 मोल में से एक सब्सटेंस जितना होता है 1 मोल में से कोई भी सब्सटेंस जितना होता है उसको कहा जाता है मोल फ्रैक्शन 1 मोल में से। और 100 मोल में से जितना होता है उसको कहा जाता है मोल परसेंट। मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल परसेंट आ जाएगा। तो यहां पर ये हमारे पास में मोल फ्रैक्शन आया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 2.5। तो इट इज द मोल परसेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पाए हैं। चेक करिए, चीजें इतनी मुश्किल भी नहीं है बेटा, करेंगे तो होंगी, पक्का होंगी, करके तो देखिए जरूर होंगी। तो चलिए ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बताएंगे। ओके चलिए, कोई प्रॉब्लम बच्चों को नहीं हो रही है अभी तो। अब हम एक और क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। थर्ड केस देखिए, मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपसे पूछूंगा। थर्ड केस ये है कि जैसे इस टाइम पर अभी थोड़ी सी गर्मियां ज्यादा हैं, लेकिन ये जरूर है कि बरसात के मौसम की तरफ को हम बढ़ गए। तो है क्या कि जब हम बरसात के मौसम की तरफ को बढ़ते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास में जो हवा होती है, हवा के अंदर मॉइस्चर आ जाती है। तो बरसात के मौसम में हवा के अंदर मॉइस्चर आ जाती है, जबकि अगर हम गर्मियों की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो उस टाइम पे हवा के अंदर मॉइस्चर नहीं होती है। तो एक तो हमारे पास में है ड्राई एयर और एक हमारे पास में मॉइस्ट एयर। तो एक तो हमारे पास में यहां पर है ड्राई एयर और एक हम यहां पर बात कर रहे हैं वो है हमारे पास में मॉइस्ट एयर। इसके ऊपर हमें यहां पर डिस्कशन करना है। और सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि इन दोनों में से कौन सी हैवियर होती है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक ड्राई एयर और एक मॉइस्ट एयर, और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सी एयर हैवियर होती है। चलिए मैं एक काम कर देता हूं, आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, आपको ये बताना है विच इज हैवियर। इन दोनों में से कौन सा हैवियर है ये आपको बताना है। ओके हमारे पास में आंसर आने शुरू हुए और आप लोग आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे। ओके एक आंसर आया है ए, वरना तो सबने बी आंसर दिया है। चलिए बेटा अब एक बार हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब था। इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा हम एक बार उसको समझते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं यहां पर ड्राई एयर की बात करता हूं तो ड्राई एयर के अंदर क्या क्या होगा। ड्राई एयर के अंदर हमारे पास में नाइट्रोजन होगा और ड्राई एयर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन गैस होगी। ड्राई एयर के अंदर मेनली हमारे पास में ये दो चीजें होंगी। सार्थक जैन का आंसर ए है और सभी ने बी आंसर दिया है। तो इस केस में बेटा क्या करेंगे हम कि यहां पर हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। अब जरा सोचिए, अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लगे, स्टूडेंट्स को अगर क्वेश्चन बढ़िया लगे तो एक बार जरा आप बताना मुझे मैसेज करके कि आपको अच्छा लगा या नहीं। जो नाइट्रोजन गैस है उसका जो मोलिकुलर मास है वो होता है 28 और जो ऑक्सीजन गैस है उसका मोलिकुलर मास होता है 32। तो ऑब्वियसली समझिए, ऑब्वियसली जो हमारे पास में एवरेज मोलिकुलर मास आएगा, जो इन दोनों का एवरेज आएगा वो हवा का मोलिकुलर मास होगा। हवा में हम जानते हैं कि ये लगभग 80% मान लो, ये लगभग 20% मान लो। तो यहां से आप एवरेज मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। सपोज दैट मैंने कह दिया कि ये हमारे पास में है 80%
और ये हमारे पास में है अप्रोक्स 20%। और अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास में ये हवा है, जो ड्राई एयर है, जो कि लगभग इस कंपोजिशन में है, तो इसका मोलिकुलर मास कितना होगा। तो देखिए बेटा, अगर इसका मोलिकुलर मास मैं निकालता हूं, एवरेज मोलिकुलर मास, तो दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास में है 28 इंटू ये मेरे पास में है 28 और परसेंटेज है इसकी 80, तो यहां पर 80 कर देंगे और यहां पर प्लस करेंगे हम। दूसरा जो है हमारे पास में है 32 और इसका जो परसेंटेज आ रहा है दैट इज 20 डिवाइडेड बाई आप कर देंगे यहां पर 100। देखो ये बेटा एवरेज निकालने का तरीका होता है, मेथड होता है। तो अगर हम इसको यहां पर चेक करें एक बार, तो जो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास में आ रही है वो आ रही है 28 इंटू 80, तो ये आ गया यहां पर वैल्यू दैट इज 2240 प्लस इसको करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास में और 0 आ जाएगी। ठीक, ये वैल्यू इतनी आ गई, डिवाइडेड बाई आपने यहां पर 100 कर दिया। तो अगर मैं इसको चेक करता हूं तो प्लस हमने कर दिया यहां पर 640 और इसका जो आंसर हमारे पास में आया बेटा वो आ गया 28.8। यस, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये निकला कि जो हमारे पास ड्राई एयर है उसका मोलिकुलर मास 28.8 है। ड्राई एयर का मोलिकुलर मास 28.8 है। अब देखते हैं कि जो हमारे पास में मोइस्ट एयर है इसका मोलिकुलर मास कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी गैसेस मिक्सचर को या किसी भी गैस को हैवियर या लाइटर डिसाइड करने के लिए हमारे पास केवल एक ही मेथड होता है और वो होता है मोलिकुलर मास। हम मोलिकुलर मास चेक करेंगे कि मोलिकुलर मास कम आएगा या मोलिकुलर मास ज्यादा आएगा। मोलिकुलर मास ज्यादा आएगा तो हम सीधा कहेंगे कि वो हैवियर है, मोलिकुलर मास कम आएगा तो हम कहेंगे कि लाइटर है। तो देखो बेटा, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। इस टाइम पर जो हमारे पास में मिक्सचर है उसमें नाइट्रोजन होगा, उसमें ऑक्सीजन होगा और उसमें इस टाइम पर H2O वेपर्स की फॉर्म में होगा। H2O वेपर्स की फॉर्म में, लिक्विड में थोड़ी होगा भाई। जब पानी हवा में जाके मिल गया तो वो तो वेपर बन गया ना, वो गैस बन गया, वो पानी की फॉर्म में थोड़ी है, वो लिक्विड थोड़ी है बेटा। तो देखिए इसका मोलिकुलर मास होता है हमारे पास में 28, इसका होता है 32 और इसका होता है 18। इसका तो 18 है। अब अगर यहां पर 18 है तो आप अगर इसके अंदर इसको मिलाएंगे तो एवरेज मोलिकुलर मास पक्की बात है कि कम आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मोलिकुलर मास कम है, वाटर का मोलिकुलर मास कम है। तो इस टाइम पर वाटर को डू नॉट कंसीडर एज ए लिक्विड। जब वो हवा में प्रेजेंट है तो दैट कैन नॉट एक्ट एज ए लिक्विड, दैट इज ए वेपर, दैट इज गैस। तो इस कंडीशन में अगर आप इन सबको यहां पर चेक करोगे तो ये पक्की बात है कि जो एवरेज मोलिकुलर मास है दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ 28.8। पक्की बात है कि इससे कम आएगा। और अगर ऐसा हुआ कि मोलिकुलर मास मोइस्ट एयर का कम आया और जो ड्राई एयर है उसका मोलिकुलर मास ज्यादा हुआ, तो जो ड्राई एयर है वो मोइस्ट एयर से हैवियर होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप कह देंगे, मैसेज कर देंगे कि हाँ सर हमें बिल्कुल समझ में आई है, ये बात क्लियर है। ठीक, और ये भी पक्की बात है कि ये एक कंफ्यूजन, मतलब एक तरीके से कंफ्यूजन हमारे दिमाग में रहता है। और इन जनरल हम ये सोचते हैं हवा के अंदर पानी मिला दिया, भाई पानी मिला दिया तो हैवी है ना, तो पानी मिला दिया तो ये पानी मिला दिया तो हैवियर हो जाएगी। भाई पानी मिलाया है तो वो गैस की फॉर्म में मिलाया है, वेपर की फॉर्म में मिलाया है, वो लिक्विड थोड़ी मिल गया वहां पर। ठीक, वेरी गुड, चलिए इट्स वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन तो मैंने यहां पर कर दिया है। अब यहां पर इस कहानी को थोड़ा सा मैं लिंक करूंगा, इस कहानी को थोड़ा सा मैं लिंक करूंगा डाल्टन्स लॉ के बेस पर, और हम समझेंगे कि डाल्टन्स लॉ का इस टाइप के टॉपिक से क्या रिलेशनशिप है उसको हम देखेंगे। ठीक, तो इसको भी एक बार क्लियर करते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, मैं यहां पर 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनाता हूं और क्वेश्चन हमारे पास में ये है। पहले मैं पूरा उसको एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर हम देखेंगे कि उसका आंसर क्या बनता है।
देखिए, मेरे ख्याल में आप लोगों ने ये सुना होगा कि अगर हम गैस को इकट्ठा करना चाहते हैं, मानिए हम ये चाहते हैं कि गैस को इकट्ठा किया जाए, किसी कंटेनर के अंदर गैस को इकट्ठा किया जाए, जैसे हम लैब के अंदर गैस को तैयार करते हैं या कोई भी हमने कोई केमिकल चेंज कराया तो वहाँ पर गैस बनी। तो जो गैस हमारे पास में बनती है, जब हम उसको इकट्ठा करेंगे तो क्या तरीके होंगे मेरे पास। देखो बेटा, एक तरीका तो ये है, समझना आप जरा। एक तरीका तो सीधा सा ये है कि आप वहाँ पर एक कंटेनर लीजिए और जो कंटेनर आपने यहाँ पर लिया, जैसे सपोज दैट पानी तो इसमें से पी लिया है, अब इसमें खा लिए कुछ नहीं, इसमें ये गिलास अब खाली है। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई इस गिलास के अंदर गैस भरी जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं गैस को लूं और इसके अंदर यहां पर पाइप छोड़ दूं अंदर ले जा करके और गिलास के अंदर गैस भरी जाए, गिलास को छोड़ करके वो गैस ना जाए? तो क्या ये संभव है कि मैं गैस को वैसे ही भरूं जैसे कि हम इस गिलास के अंदर पानी भरते हैं? तो इज इट पॉसिबल कि मैं इस कंटेनर के अंदर गैस को वैसे ही भरूं जैसे कि हम पानी को भरते हैं? पानी लिया और यहां पे ऐसे डालना शुरू कर दिया और इस गिलास के अंदर पानी भरता हुआ चला गया, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला गया। ठीक, तो क्या हम गैस को इसके अंदर ऐसे ही भर सकते हैं? तो देखिए, मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है नो, नहीं भर सकते सर। लेकिन देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूं, भर तो सकते हैं, भर तो सकते हैं, लेकिन एक शर्त होगी। सुनना मेरी बात को, भर तो सकते हैं लेकिन एक शर्त होगी, और शर्त यह होगी कि वो गैस हवा से भारी होनी चाहिए। अगर कोई गैस एयर से हैवियर होती है तो उसको किसी भी कंटेनर के अंदर वैसे ही भरा जा सकता है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, वैसे ही भरा जा सकता है जैसे कि आप पानी को भरते हैं। वो एक अलग बात है कि जब आप कंटेनर के अंदर भरेंगे तो लीकेज होगा, लीकेज की बात नहीं की जा रही, लीकेज तो होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या भर सकते हैं इसके अंदर। तो अगर मान लीजिए आपने कंटेनर लिया, ये थोड़ा सा छोटा कंटेनर है, अगर मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर दूं तो याद है कि डिफ्यूजन भी नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। आपने यहां पर एक कंटेनर लिया जिसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा हो और आप उसमें CO2 गैस को भरिए। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप CO2 गैस को भरिए। तो चूंकि CO2 गैस का मोलिकुलर मास 44 होता है और जो हमारे पास में एयर है उसका मोलिकुलर मास लगभग 29 होता है, तो इस कंडीशन में CO2 गैस को किसी भी कंटेनर के अंदर वैसे ही भरा जा सकता है जैसे कि आप पानी को भरते हैं। बस CO2 गैस का कोई कंटेनर आपके पास में हो या पाइप हो, उसको ऊपर आगे लगा दो तो CO2 गैस इसके नीचे भर जाएगी और जो इसके अंदर जो हवा भरी हुई होगी निकल के बाहर आ जाएगी। भर तो सकते हैं, लेकिन देखिए थोड़ा अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है कि भर तो जाएगी, लेकिन वो डिफ्यूज होगी और डिफ्यूज होकर के निकलती चली जाएगी, डिफ्यूज होगी, वो फैलेगी इधर उधर। तो इस कंडीशन में उसको रख पाना, रोक पाना मुश्किल होगा। अब या तो आप ये करें कि कंटेनर बहुत बड़ा ले लें, तो उस कंडीशन में निकलने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि केवल उस गैस को ही आप इस मेथड से किसी कंटेनर के अंदर भर सकते हैं जो गैस हवा से हल्की हो। एक जो दूसरा मेथड होता है किसी भी गैस को इकट्ठा करने का, और उस कंडीशन में लीकेज होने के भी चांसेस नहीं। जैसे इसमें अभी लीकेज हो रहा था, उसमें लीकेज होने के चांसेस भी नहीं होंगे। एक और बात सुनिए, अगर आपने कोई ऐसी गैस इस कंटेनर के अंदर भरनी हो जो कि हवा से बहुत हल्की होती है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए और यहां पर पाइप लाइए। तो अगर हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस आपने यूज की, या देखिए वो इसके अंदर भर जाएगी, और अगर वो बहुत हल्की गैस है तो निकलेगी भी नहीं। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि अगर आपने के पास हाइड्रोजन गैस है तो आप यहां पे ले आइए, वो हाइड्रोजन गैस तुरंत इसके अंदर भर जाएगी। अगर ये कंटेनर थोड़ा सा बड़ा ले लिया जाए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दिवाली वाली पे होता है, तो दिवाली पे आप क्या करते हैं कि एक वो बैलून सा होता है बहुत बड़ा, और उस बैलून को लेकर के और नीचे से उसको थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, जो हवा है वो गर्म हो जाती है, उसके अंदर भरी जाती है वो गर्म हवा। तो चूंकि गर्म हवा हल्की होती है इसलिए वो कंटेनर के अंदर भर गई, उसके अंदर भर गई वो, और वो उड़ करके चलना शुरू कर देता है।
तो मतलब अगर आपको कोई हल्की हवा मतलब लाइटर जो गैस है उसको कंटेनर के अंदर भरना हो तो फिर कंटेनर को उल्टा कर दीजिए। अब अगर आपने हाइड्रोजन गैस ली और पाइप लगाया ऐसे, आपने सोचा कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरेगी, भरेगी कैसे भाई? हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की है, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो वो ऐसे तो नहीं भरी जाएगी, आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन किसी भी गैस को किसी कंटेनर में इकट्ठा करने के लिए एक बहुत सुटेबल मेथड होता है, और वो मेथड ये होता है कि आप यहां पर वाटर को फिलअप कर लीजिए। यहां पर आपने ये पानी फिलअप कर लिया, यहां पर आपने पानी भर रखा है, और जो गैस आपको यहां पर इकट्ठा करनी है उस गैस के पाइप को यहां पर ला करके छोड़ दीजिए। और इस कंडीशन में यहां पर पहले ये पानी ऊपर तक भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जो गैस है वो यहां पर भरनी शुरू हो जाएगी, और जो इस कंटेनर के अंदर पानी था वो नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगा। मेरे ख्याल में आपने इस मेथड को, इस तरीके को खूब पढ़ा है। ऑक्सीजन गैस है या हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इस तरह की गैसेस को हम वाटर के ऊपर इस तरह से इकट्ठा करते हैं। इस मेथड का सबसे बढ़िया जो फायदा है वो समझाते हैं। वो क्या है? वो ये है कि जैसे यहां पर सपोज दैट हमारे पास में ऑक्सीजन गैस आ गई। अब ऑक्सीजन गैस लीक नहीं करेगी क्योंकि यहां पर पानी है, यहां पर पानी है, तो ऑक्सीजन गैस यहां से होकर लीक नहीं करेगी। अगर ये कंटेनर बिल्कुल खुला होता तो ये गैस लीक कर सकती थी और करती, लेकिन अब ये लीक भी नहीं करेगी। एक ये मेथड है, ठीक। लेकिन बेटा मैं आप लोगों को एक बिल्कुल सीधे सीधे बात बता दूं, बिल्कुल सीधे सीधे, CO2 गैस को या अमोनिया गैस को इस मेथड से किसी भी कीमत पर आप कलेक्ट नहीं कर सकते। समझिए मैंने क्या कहा है। मेथड अच्छा है, नो डाउट मेथड अच्छा है, लेकिन आप ये करें कि अमोनिया लें और इस तरीके से उसे इकट्ठा कर लें, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया गैस है वो पानी के अंदर हाईली सोल्यूबल है। अमोनिया गैस पानी के अंदर, वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल है, वो बहुत ज्यादा उसके अंदर डिजोल्व होती है। और जब अमोनिया गैस पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगी तो आपको तो इकट्ठा करनी थी, पानी के अंदर मिलानी थोड़ी थी। ऐसे ही अगर आपने CO2 गैस को यूज किया तो CO2 गैस भी काफी हद तक वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है, इससे उसको भी आपको यहां पर ऐसे इकट्ठा नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस वजह से यहां पर CO2 और अमोनिया गैस को हम इकट्ठा नहीं कर पाते। अब ये तो क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन गैस है या फिर नाइट्रोजन गैस है या फिर इस टाइप की कोई और गैस हमारे पास में है जो कि वाटर के साथ में रिएक्ट ना करती हो, जो कि वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करती हो, तो उस गैस को आप इस तरह से वाटर के ऊपर इकट्ठा कर सकते हैं, गैस लीकेज भी नहीं करेगी। तो मेथड तो अच्छा है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप गैस को वाटर के अंदर से निकालते हैं तो इस गैस के अंदर वाटर वेपर्स मिल जाती हैं। जब आप गैस को वाटर के अंदर से होकर के पास आउट करते हैं तो इस गैस के अंदर वाटर वेपर्स मिल जाती हैं। तो ये ड्राई गैस नहीं होती बल्कि ये मोइस्ट गैस होती है। तो इस केस में होगा क्या, मैं उसको समझा रहा हूं जरा। इस केस में ऐसा होगा कि सपोज दैट उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो आपको यहां पर गैस मिली उसका प्रेशर, उसका टोटल प्रेशर, वो उन्होंने कहा कि हमारे पास में 8 तो ज्यादा हो जाएगा, 1.8 एटमॉस्फेयर है। तो यहां पर जो टोटल प्रेशर है वो 1.8 एटमॉस्फेयर है। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस टेम्परेचर पर आपने ऑक्सीजन गैस को यहां पर इकट्ठा किया, जिस टेम्परेचर पर आपने ऑक्सीजन गैस को यहां पर इकट्ठा किया, उस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर, उस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ H2O
दैट इज इक्वल टू, वो हमारे पास में है यहाँ पर 11 mmHg, वो 11 mmHg है। ठीक, तो दो बातें मैंने यहां पर आपको दी हैं। मैंने कहा है कि टोटल प्रेशर जो आपको मिला वो 1.8 एटमॉस्फेयर है, और दूसरी बात जो वेपर प्रेशर यहां पर है, वाटर का जो वेपर प्रेशर है गिवन टेम्परेचर पर, वो हमारे पास में 11 mmHg है। तो बताइए इस केस में ड्राई ऑक्सीजन का प्रेशर कितने एटमॉस्फेयर होगा? तो बताइए इस केस में ड्राई ऑक्सीजन का प्रेशर, पी ऑफ ड्राई ऑक्सीजन, ये कितना होगा? ये आपको इस केस में फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है। तो मैंने पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ये क्वेश्चन फ्रेम होता है, वो यहां पर आपको बताया है। क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे है, और आपको एक बार सोचना है कि इस केस में क्या होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सोच सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी कभी आपको दिया जाए तो वो क्या करेंगे कि एक तरह से अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पर मोएस्ट ऑक्सीजन का प्रेशर दे दिया गया आपको, और वो प्रेशर दिया गया 1.8 एटमॉस्फेयर, और इस कंडीशन में जो हमारे पास में वाटर वेपर्स का प्रेशर है वो दे रखा है 11 mmHg। तो बताइए इस केस में ड्राई ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को आइडिया है ही है, यूपी के अंदर कल और परसों लॉकडाउन रहेगा, तो जो आप थोड़ा बहुत इधर उधर बाहर जा भी रहे थे, तो कल और परसों नहीं जाना है, और नहीं जाना है तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। कल और परसों खूब जम के पढ़िए, खूब जमकर, यानी कि कम से कम 24 घंटे में से कम भी 17-18 घंटे दोनों दिन खूब जम के पढ़िए, क्वेश्चंस कर डालिए सारे। चलिए बेटा, अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का अब आंसर क्या आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना होगा। एक्चुअल में जो ये टोटल प्रेशर मेरे पास में आया है वो दो वजह से आया है। एक तो हमारे पास में ड्राई गैस का प्रेशर, यानी कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो पी टोटल दैट इज इक्वल टू, एक तो आया हमारे पास में प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, और प्लस यहां पर आएगा प्रेशर ऑफ H2O, जिसको आप बार बार कह रहे हो वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ H2O, जिसको आप कह रहे हो यहां पर वेपर प्रेशर। तो आप कैसे करोगे, हमें यहां पर फाइंड आउट करना है ड्राई गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस हमें फाइंड आउट करना है। तो जो टोटल प्रेशर है वो 1.8 एटमॉस्फेयर है, टोटल प्रेशर 1.8 एटमॉस्फेयर है, माइनस यहां पर आपको करना पड़ेगा H2O का प्रेशर। H2O का प्रेशर दे रखा है 11 mm। आपको याद रखना है कि अगर आप mmHg को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 760 से डिवाइड लगाना पड़ता है, 760 से डिवाइड लगाना पड़ता है, क्योंकि 760 mmHg का मतलब 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो आपको इस केस में 760 से डिवाइड लगाना होता है। यहाँ पर डिवाइडेड बाई कर देंगे आप 760, तो याद रखिएगा कि हमारा आंसर इस केस में इतने एटमॉस्फेयर आ जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 1.8 एटमॉस्फेयर के आसपास ही रहेगी, क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है। मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज अभी मैंने आपको ये क्लियर किया है कि डाल्टन्स लॉ का क्या मतलब होता है, ये मैंने समझा दिया। ठीक, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन उसको कराऊंगा, और उसका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हम लोग करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं अभी, और मैं उसका आंसर तुरंत देने के लिए तैयार हूँ।
अगर आपको कोई डाउट है, अभी भी जो मैंने चीज़ें बताई है उसमें कोई डाउट है तो आप तुरंत मैसेज कर दीजिए और मैं अभी भी उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप इस वीडियो को बाद में कभी देखते हैं तो उस कंडीशन में मैंने अपना नंबर आपको दिया था, आप इस नंबर पर मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए यहीं पर ही आज आपको छोड़ते हैं और आगे इस टॉपिक को आगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफिजन के साथ नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द स्टूडेंट्स।